भारत को एक गणतंत्र बनाती है। गणतंत्र का दोस्तों मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का वो मुखिया जिसे जनता द्वारा चुना जाता है। गणतांत्रिक उपबंध भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी भूमिका में ही यह बात स्पष्ट है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, अर्थात भारत के राष्ट्रीय प्रमुख का चुनाव होगा, ना कि उसे आनुवांशिक रूप से नियुक्त किया जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत का जो वास्तविक मुखिया होगा उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा, उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वह आनुवांशिक रूप से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी या किसी राजा का बेटा ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना जाएगा। इस आधार पर यदि हम विभिन्न तथ्यों का अवलोकन करें, विभिन्न चीजों को देखें, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित उपबंध उन्हें गणतंत्रात्मक राष्ट्र की ओर ले जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 52 भारत को एक गणतंत्र बनाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों के बीच में क्या अंतर है? नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकारों के बीच में क्या अंतर है? ये में गलत है। अगर नीति निर्देशक तत्वों की दोस्तों बात करें तो इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो स्टेट्स फॉलो करता है। मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। नीति निर्देशक तत्व बेसिकली वो नीतियां होती हैं जो राज्य को कोई भी कार्य करने के निर्देश देती है। जैसे कोई भी राज्य जिन नीतियों के द्वारा अपना विकास करता है उन्हें नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा बिहार स्टेट है, बिहार में शराब बैन है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोगों को पानी बिजली वगैरह की सुविधाएं वगैरह फ्री मिली हुई है। तो ये जिन भी स्टेटों ने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए जो पॉलिसीज अप्लाई हैं उन्हें नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। जबकि मौलिक अधिकारों को दोस्तों कहा जाता है कि जिनसे व्यक्ति अपना विकास करता है, वह मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय से, कोर्ट से संरक्षण सुरक्षा नहीं प्राप्त होती। अगर आपके नीति निर्देशक तत्व कोई छीनता है या लेता है तो आप उसके लिए न्यायालय का द्वार नहीं खटखटा सकते, यानी उसकी न्यायालय में मांग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये काम राज्य का है। ठीक है, इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्वों को पूर्ण करने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये राज्य की मर्जी है कि वो इनको लागू करे या नहीं लागू करे। इसके लिए हम राज्य को बाध्य मतलब मजबूर नहीं कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से समाज का कल्याण होता है और इसके अंतर्गत नीति निर्माता जितने भी नीतियों को बनाने वाले हैं वो नागरिकों के कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी नीतियां का निर्माण करते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। आगे आते हैं मौलिक अधिकारों पे। मौलिक अधिकारों को न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है, यानी कि न्यायालय में अपने मौलिक अधिकार के लिए आवाज उठा सकता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। मौलिक अधिकारों को पूर्ण करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान में दिए गए हैं और इनकी व्यवस्था करने का जो पूरा जिम्मा है वो, इनकी सुरक्षा करने का जिम्मा है वो न्यायालय का है, क्योंकि संविधान में ये लिखे हुए हैं। आगे, मौलिक अधिकारों से व्यक्ति का विकास होता है और इसके अंतर्गत नागरिकों के दायित्व यानी कर्तव्य का वर्णन भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की धारा 14 में शिक्षा के विषय में क्या प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समता यानी समानता। अनुच्छेद 14 जो है मौलिक अधिकार समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें भारत के नागरिकों को विधि कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो हमारा समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद जाता है 18 तक, अगर आपको पता हो तो उसमें अलग अलग जो है बातें आती हैं हर अनुच्छेद के अंदर। तो जो अनुच्छेद 14 है हमारा, उस अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता दी जाती है और राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू भी करेगा। भारत जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी भारत का कोई भी राज्य व्यक्तियों को कानून से वंचित नहीं करेगा, सभी को बराबर से कानूनी न्याय मिलेगा। और शिक्षा के बारे में भी यही प्रावधान है कि शिक्षा के मामले में भी सभी क्या है, समान है। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक इसमें हो रखी है तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अधिकार सुरक्षा अथॉरिटी क्यों है? तो शिक्षा का अधिकार सुरक्षा अथॉरिटी यानी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि ये मानव का एक प्रॉपर अधिकार है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो अपना आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्या करता है, विकास करता है। यह सभी शिक्षण संस्थाओं को निःशुल्क फ्री अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी मानता है कि सभी जो शिक्षण संस्थाएं हमें प्राथमिक लेवल पे फ्री शिक्षा वगैरह को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे शिक्षण कार्य को सरलता पूर्वक किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
1 से 5वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पड़ोस के स्कूल की क्या परिभाषा है? समस्त यानी सभी विद्यालय जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, यानी जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हो जो विद्यालय, वहां पर सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव जैसे जाति, वर्ग, धर्म, भाषा या रंग, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उनमें समान गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि सरकार द्वारा चल रहे किसी भी विद्यालय में सरकार द्वारा चल रहे किसी भी विद्यालय में कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और सेम क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को मिले। इसके साथ ही इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा सभी प्रकार से निःशुल्क हो और वह मुफ्त हो। मिड डे मील योजना क्या है? मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के सभी शासकीय परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया गया। आपको पता होगा कि लंच टाइम में बच्चों को भोजन वगैरह जो मिलता है, ये योजना जो है भारत के कई सारे राज्यों में स्कूलों में चलाई जा रही है। इसके लिए छात्रों को प्रत्येक दिन भोजन प्रदान करने की व्यवस्था हुई है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए छात्रों का नामांकन को बढ़ाने के साथ उनके पोषण स्तर को सुधारना है ताकि उनको अच्छा पोषण मिल सके। और वर्तमान में इस योजना को क्या बोलते हैं? पीएम पोषण योजना कहा जाता है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। सीटेट में इसका क्वेश्चन आया भी था कि मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया, अब इसे पीएम पोषण योजना कहा जाता है। टेस्ट से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र से तात्पर्य पार्टी संरचना के भीतर निर्णय लेने और विचार विमर्श में पार्टी के सदस्यों को शामिल करने के स्तर और तरीकों से है। यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो फैसले लिए जाते हैं वो उसी पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर विचार विमर्श करके जो लिए जाते हैं फैसले, जिन चीज़ों को लागू किया जाता है, उसे ही राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता है। कि जो भी फैसले लिए जाए वो पार्टी के सदस्यों को शामिल करके लिए जाए। यह सदस्यों की दक्षता यानी कुशलता और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है कि कौन व्यक्ति कितना कुशल है और कौन सा व्यक्ति अच्छी लीडरशिप निभा सकता है। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए ही लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इसे ही राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के सदस्य के चुने जाने के लिए क्या क्या आर्ताएं मतलब शर्तें तय हैं? राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए निम्नलिखित आर्ताएं यानी शर्तें तय की गई हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। इसमें सबसे पहली शर्त है कि राज्यसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है तो भारत का नागरिक हो। उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष से कम ना हो। वह घोषित अपराधी ना हो। उसने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। भारतीय राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी पद पर वह ना हो और वह पागल या दिवालिया मतलब दिवालिया मीन्स की बैंक ना हो। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी संसद जो है, संसद के 2 सदन है। संसद की अगर बात की जाए तो संसद के 2 सदन कहे जाते हैं। पहला तो क्या है? पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जो है ये 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा जो है 6 वर्ष के लिए है। लोकसभा हमारा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा हमारा अस्थायी सदन है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी सरकार अल्पमत सरकार कहलाती है, कम बहुमत वाली? जब कोई राजनीतिक दल चुनाव के उपरांत यानी बाद सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते, कई बार चुनाव होते हैं और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, अर्थात इन्हें कम सीटें प्राप्त होती है, ऐसी सरकार अथवा पार्टी राजनीतिक दलों से गठबंधन कर सरकार का निर्माण करती है। तब 2 या 4 पार्टियां आपस में मिलकर अपनी सीटों की मेजोरिटी दिखा करके सरकार बनाती है। परंतु सदन में सदन में यानी कि जब वो सदन में बैठेंगे, ठीक है, और किसी भी अधिनियम कानून को पारित करना होगा, पास करना होगा, तो उसमें उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि सभी लोग उससे सहमत नहीं होते उस कानून से। सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे इस समय मान लो यूपी में इलेक्शन हुआ है। यूपी में इलेक्शन होने के बाद इस समय वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। ठीक है, अगर मान लो बीजेपी नहीं जीती, वहाँ पे समाजवादी पार्टी या बीजेपी या और भी जो पार्टियां लड़ रही हैं उनको पूर्ण बहुमत मेजोरिटी नहीं मिल पाती। तो उसके बाद क्या होता है, 2 या 3-4 पार्टियां मिलकर आपस में पूर्ण बहुमत दिखा देती कि भाई हमारी सीटें उड़ी आ रही हैं, आप हमें क्या कर दो, सरकार बनाने का मौका दो। तो उसके बाद क्या करता कि राज्यपाल उनको बुलाता और राज्यपाल जब उनसे बात करता तो ये राज्यपाल को अपनी मेजोरिटी दिखाते और अपनी सरकार बना लेते। तब इनका एक मुख्यमंत्री बनता। जब इनका मुख्यमंत्री बनता तो अब ये सरकार बन गई, खिचड़ी की सरकार बन गई, क्योंकि सारे इसमें मिक्स है, हर पार्टी ऐसे मिक्स है, 2 हो 4 हो जो भी हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपस में मिलजुल के अपना एक मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब जब भी सदन में ये बैठेंगे और कोई कानून इन्हें पास करना होगा तो सभी पार्टियों में हो सकता है सहमति ना हो, तो किसी भी कानून को पास करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो। तो ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इस समय यूपी में वैसे बीजेपी की सरकार है और जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इतना ही आपको समझाना था, आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली जिनका संबंध वित्त यानी पैसे से हो, तो देखते हैं। वित्त विधेयक ऐसे विधेयक, विधेयक माने बिल होता है, ऐसे बिल हैं, ऐसे विधेयक को कहते हैं जो आय व्यय यानी पैसे के इनकम को और खर्च को, ठीक है, आय के यानी कि पैसे के हिसाब किताब से संबंधित होते हैं। ऐसे बिल को वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक में आगामी आने वाले वित्तीय वर्ष में आने वाला जो साल का बजट होगा उसमें नए प्रकार के कर लगाने, जो टैक्स लगाए जाएंगे, मौजूदा जो चल रहे हैं कर ढांचे में परिवर्तन करना है, जो अभी कर चल रहा है उसमें बदलाव, एवं वित्त से संबंधित अन्य आवश्यक तत्वों को शामिल किया जाता है। खर्चे का पूरा ब्यौरा रखा जाता है।
द्वितीय वाचन के पश्चात जो कहते हैं कि बातचीत के पश्चात विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है। सदन में बातचीत की, द्वितीय वाचन मतलब सदन में जब दूसरी बार की बातचीत हो जाती है तो ये जो विधेयक बिल है ये प्रवर समिति को भेजा जाता है, जहाँ पर इस पर बातचीत होती है, इसे दोबारा पेश किया जाता है। प्रवर समिति द्वारा विधेयक को समीक्षा करने के बाद वित्त विधेयक जब दोबारा सदन में पेश किया जाता है, आगे ना जब दोबारा पेश किया जाता है तो उस समय से वह विधेयक लागू माना जाता है, यानी जब उसको दोबारा बात हो जाती है तो वो लागू मान दिया जाता है। इसे पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर सदन से यह पारित हो जाना चाहिए।